हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं सचिन और आप देख रहे हैं एसके शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दो लाइनें इस पे बोलना चाहूँगा जीने में कि बिना तकलीफ संघर्ष मज़ा क्या जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए आज देखते हैं कक्षा 10 का जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर के अंतर्गत हमारी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसके उदाहरण सही लिखो। इस प्रकार से हमारे बोर्ड पेपर में आएगा। कक्षा 10 के स्टूडेंट ध्यान से ज़रा इस अभिक्रिया को पढ़ें क्योंकि ये अभिक्रिया काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण ये दिया हुआ है, अभी आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, वो या रेडॉक्स अभिक्रिया इसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी एक अपकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अपकारक का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, और पेपर में के क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछ लिया जाएगा कि उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे उदाहरण से लिखिए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यही आपको परिभाषा लिख देनी है कि एक अपकारक का अपचयन तथा दूसरे अपकारक का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया को ही हम उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा उदाहरण है कुछ इस प्रकार से है, यानी अपचयन से ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है देखते हैं। अपचयन दो भागों में विभाजित होता है, कॉपर ऑक्साइड तथा कॉपर जल में। उसके बाद हमारा जो है दोनों मिलकर बनाते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है। अगर हम ये देखें कि ऑक्सीकरण से हमें अपचयन किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ऑक्सीकरण जो है दो भागों में विभाजित होगा, कॉपर ऑक्साइड तथा जल कॉपर जल में। ठीक है, उसके बाद है हमारा अपचयन जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया तथा उपचयन अभिक्रिया थी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ या नोट चाहिए बिल्कुल फ्री, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मुफ्त में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो कि कक्षा 10 का हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस चैप्टर से ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या है, चलिए देखते हैं ध्यान से। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका कारण क्या है। यानी कॉपर सल्फेट लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया यानी उसमें डाला भिगोया जाता है तो उसका रंग जो है बदल क्यों जाता है, क्यों बदल जाता है, इसका कारण हम लोग देखेंगे विद उदाहरण सही। चलिए देखते हैं। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया का समीकरण है, तो वो क्या है चलिए देखते हैं। वह है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जो कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देखते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है। ठीक है, तथा आयरन सल्फेट विलयन प्राप्त होता है जिसका रंग कॉपर सल्फेट विलयन से हल्का होता है। तो किस कारण से, जब लोहे की कील के को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह उसका जो रंग है क्यों बदल जाता है, वो इसी के कारण बदल जाता है। यानी जो है लोहा कॉपर की अपेक्षा से कम यानी अधिक क्रियाशील तत्व है, इस कारण ही यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अभिक्रिया का जो समीकरण है वो इस प्रकार कुछ है। ठीक है, यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर का निर्माण करता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट विलयन प्राप्त होता है जिसका रंग सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग हल्का क्यों हो जाता है, उसका आंसर जो है ये था। ठीक है,
हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो कि कक्षा 10 का पहला हमारा चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है, वो ये है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहा जाता है। ये हमारे सामने जो है 3 समीकरण दिए हुए हैं। इनमें आपको पता लगाना है कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किसे अपकारक कहा जाता है और किसे उत्पाद कहा जाता है। तो देखते हैं, यानी जो तत्व इसमें भाग लेते हैं, यानी रासायनिक समीकरण में जो तत्व भाग लेते हैं यानी बाईं ओर होते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, यानी अभिकारक कहते हैं। तथा जो तत्व भाग लेकर किसी एक चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे इसमें 2Mg प्लस O2 ने भाग लिया तो हमारा क्या हो गया, अपकारक, तथा 2Mg प्लस O2 मिलकर बनाया है 2MgO। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्पाद हो गया। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण में देखते हैं कि कौन सा हमारा उत्पाद है और कौन सा हमारा अपकारक है। तो देखते हैं, जैसे ये दो मतलब समीकरण ने जो ये हमारा दूसरा समीकरण है, इसमें 2 तत्वों ने भाग लिया है, जो कि पहला हमारा है 2Na प्लस Cl2, तो ये हमारा हो जाएगा अभिकारक, ये हमारा हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, और ये दोनों मिलकर किसी एक चीज़ का इन्होंने निर्माण किया हुआ है, वो हमारा ये है 2NaCl। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद, ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरे समीकरण में जो कि देखने वाले हैं, जैसे CO प्लस Cl2 ने भाग लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। और इन दोनों ने मिलकर एक नई चीज़ की जो है उत्पन्न किया है, नई चीज़ को, तो उसे ही हम COCl2 को ही हम उत्पाद के रूप में लिखते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, कुछ जितने भी समीकरण होते हैं उसमें जो तत्व भाग लेते हैं उन्हें हम अपकारक कहते हैं, तथा वो तत्व मिलकर जो चीज़ का निर्माण यानी उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, और जो भाग लेते हैं तत्व उनको हम अपकारक कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे रासायनिक समीकरण में अपकारक तथा उत्पाद को पहचानने का ट्रिक है। बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये भी पहचान सकते हैं कि जो तत्व यानी बाईं ओर होते हैं उन्हें अपकारक कहा जाता है, और तथा जो दाईं ओर होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे रासायनिक समीकरण में अपकारक तथा उत्पाद को पहचान सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमको पता होनी ही चाहिए कक्षा 10 के बच्चों को कि उत्पाद तथा अपकारक किसे कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके अंतर्गत ये जो हमारा क्वेश्चन है, यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई, इसका वर्णन करो। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा यानी जो हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता को यानी कार्य करने की क्षमता को प्रदान करती है, उसे ही हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए क्योंकि जब जो भोजन हमारा होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, उस ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा के कारण ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है, उसे ही हम इसलिए हम श्वसन को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जो हमारा है, श्वसन क्रिया को समीकरण रूप में निम्नोक्त व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि श्वसन तो आता है हमारा बायोलॉजी में। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारे केमिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें समीकरण तो आएगा ही भाई। ठीक है, तो समीकरण में किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, यानी उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समीकरण में किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, वो निम्नवत है, कुछ इस प्रकार है। जैसे C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज, यानी 6O2 इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ये मिलकर बनाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस में हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, इसी को हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी इसलिए
अपक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो श्वसन में होता है, जो भोजन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा के कारण ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, यानी कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है, कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उसको इस प्रकार से समीकरण में व्यक्त किया जाएगा, वो कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का पहला चैप्टर जो हमारा था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। उस चैप्टर के अंतर्गत ये जो हमारी कोई एक अपक्रिया दी हुई है, चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये संयोजन अपक्रिया है या द्विविस्थापन अपक्रिया है या वियोजन अपक्रिया है या विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ठीक है, या प्रतिस्थापन अपक्रिया है या प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इनमें से कौन सी अपक्रिया है, पहले इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे Al2O3 + 2Fe, ये हो जाएगा। ये अपक्रिया जो है इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो पूछ रहा है, हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है, यह अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, ठीक है। संयोजन है, द्विविस्थापन है या वियोजन अपक्रिया है या प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो देखते हैं, जैसे भाई साहब मान लो ये रामू नाम का एक व्यक्ति है, रामू, और ये उसकी पत्नी है रीता नाम की जो है उसकी रामू की पत्नी है, ठीक है। ये दोनों साथ में रह रहे थे। उसके बाद ये जो है श्याम उसका दोस्त था, ठीक है, जो कि इन रामू और श्याम की जो है बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद क्या किया, रीता नाम की उसकी जो पत्नी थी रामू की, वो क्या किए, श्याम के साथ मिल गई, ठीक है, और उसके साथ चली गई। और उसके बाद उसने श्याम से शादी कर ली। और फिर बच्चे बेचारे हमारे रामू को क्या कर दिया, उनको बिल्कुल घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया कि जाओ भाई, तुम चाहे जहाँ जाओ, मैं तो तुम्हारे दोस्त श्याम के साथ जा रही हूँ। बेचारे अब तो रामू नाराज़ तो काफ़ी हुए, परंतु वो कर कुछ नहीं पाए, ठीक है। यानी इस अपक्रिया को ही, यानी वो क्या किए गए, रामू क्या किए गए, निकाल दिए गए, यानी डिस्कसेस कर दिए गए घर से, यानी बिल्कुल निकाल दिए गए कि तुम जहाँ मन हो तहाँ जाओ, यानी घर से निकाल देना। वो क्या कहलाता है, हमारा वियोजन अपक्रिया, ठीक है। यानी वो क्या हुए, दूसरे से अलग हो गए, वो अपनी पत्नी से जो है दूर हो गए, इसको हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। ये हमारा जो कि वियोजन अपक्रिया हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसमें द्विविस्थापन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये संयोजन अपक्रिया ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब प्रतिस्थापन अपक्रिया ये भी नहीं होगा, हमारा जो होगा वियोजन अपक्रिया होगा, ठीक है। आप लोग इसका